केतन बहुत ही गरीब था। गरीबी डतनी थी कि ना पहनने को गर्म कपड़ा था और ना ही खाने को भोजन नसीब होता था। ठंड इतनी भयंकर थी कि हड्डियां तक जम जाती थीं। हवा में बर्फ के कांटे चुभते थे और रातें ऐसी कि बिना आग के जीना मुश्किल हो जाता। केतन के पास अपनी कोई जमीन नहीं थी। वो दूसरों की जमीन पर मजदूरी करता था। वो जिस घर में रहता था वो भी काफी पुराना था। दीवारों से ठंडी हवा सीधी अंदर घुसती थी। छत से बर्फ टपकती रहती और दरवाजे खिड़कियां इतनी जजर कि हवा का एक झोंका भी घर को हिला देता। एक दिन गांव का एक बुजुर्ग आदमी, नाम था सोमा दादा, केतन के पास आया। आखिर तुम इतनी मुसीबत क्यों कूट रहे हो? तुम नौजवान हो, होनहार हो। अगर तुम चाहो तो मेहनत से अपनी किस्मत बदल सकते हो। भले ही ये मुसीबत कितनी भी क्रूर हो जाए, भगवान करे तुम्हें मेहनत करने की ताकत दे। मैं अपने राम से प्रार्थना करूंगा कि तुझे तेरी मेहनत में सफलता मिले। सोमा चाचा, ज्यादा मेहनत करने से कोई फायदा नहीं। जो तकदीर में लिखा है मिलेगा तो उतना ही। इस ठंड में तो जीना भी मुश्किल है। मेहनत करके क्या हासिल होगा कहीं? बेटा, यही गलती तुम्हारे पिता ने भी की थी। उसने भी खुद को पूरी तरह भाग्य के भरोसे छोड़ दिया था। इसीलिए वो कोई काम नहीं करता था, सारा दिन घर पर ही पड़ा रहता था। तुम्हारी गरीबी भी तुम्हारे पिता की इन्हीं गलतियों की वजह से है। देखो, गांव में सबके पास अपनी अपनी जमीन और अच्छे घर हैं, जहां लकड़ी की आग जलती रहती है, ठंड से बचाव होता है। मगर तुम्हारे पास न जमीन है न ढक का घर। ये टूटा फ्रूटा मकान भी तुम्हारे दादा ने बनाया था, जिसमें ठंड रात दिन राज करती है। बेटा, जब तक तुम किस्मत का रोना रोते रहोगे और ठंड का बहाना बनाते रहोगे, तब तक जिंदगी में कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। अभी तुम्हें अपना विवाह भी करना है, और विवाह तभी होगा जब तुम धन कमाओगे, ताकि अच्छा रहने लायक घर और कपड़े जुटा सको। सोमा चाचा, आखिर मैं क्या करूं? गांव में तो कोई काम ही नहीं मिलता, खासकर इस ठंड में जब बर्फ सब कुछ ढक लेती है। कभी मिल भी जाता है तो 1-2 दिन का ही काम मिल पाता है, और ठंड से हाथ पांव सुन्न हो जाते हैं। बस अब तो भगवान का ही सहारा है, और मैं क्या कर सकता हूं बताओ सोमा चाचा? बेटा, ये दुनिया बहुत बड़ी है, इसमें काम की कोई कमी नहीं। तुम्हें गांव में काम नहीं मिलता तो दूसरे गांव में काम तलाश करो, भले ही पैदल चलना पड़े। अगर तुम कोई काम करने लगे और इस घर की मरम्मत करवा ली, दीवारें मजबूत करवा ली ताकि ठंड अंदर न घुसे, तो मैं तुम्हारा विवाह करवा दूंगा। विवाह का नाम सुनकर केतन में जोश भर गया। ठंड की परवाह ना करते हुए वो जल्दी से बुजुर्ग आदमी से बोला, सोमा चाचा, अगर ऐसी बात है कि आप मेरे विवाह करवा दोगे तो मैं आज से ही काम में लग जाऊंगा, चाहे ठंड कितनी भी पड़ रही हो। विवाह होने की खुशी में केतन दूसरे गांव में जाकर मजदूरी करने लगा। वह कई महीनों तक काम करता रहा। ठंडी सुबह में उठकर बर्फीली हवाओं में भी मेहनत करता। जब उसके पास अच्छा खास धन इकट्ठा हो गया तो उसने अपने घर की मरम्मत करवा ली। दीवारों को छत मजबूत की ताकि ठंड का कहर अब अंदर ना आए। अब उसके पास सब कुछ था जिससे वो विवाह कर सके। गर्म कपड़े, आग की व्यवस्था। उसे समझ आ गया कि मेहनत से किस्मत बदली जा सकती है, मुसीबत को भी हराया जा सकता है। एक दिन उसने सोचा, अब तो मैंने घर की मरम्मत भी करवा ली और घर में खाने के लिए अनाज भी है, ठंड से बचने लायक लकड़ी भी है। अब मुझे सोमा चाचा से अपने विवाह के बारे में बात करनी चाहिए। इतना सोचकर केतन उस बुजुर्ग आदमी के पास गया। सोमा चाचा, आपने मेरे से कुछ वादा किया था कि अगर मैं घर की मरम्मत और धन कमाने लगूं तो आप मेरा विवाह करवा देंगे। अब तो मैंने घर की मरम्मत भी करवा ली है और रोज काम करने भी जाता हूँ, ठंड में भी नहीं रुकता। अब आप मेरा विवाह करवा दीजिए। बेटा, मैं तुम्हारे विवाह का कुछ प्रबंध करता हूं। देखो, शादी ब्याह के मामले में लोग अक्सर सच्चाई नहीं बताते, खासकर इस ठंड में
जब घर की मजबूती और गर्मी की बात आती है, थोड़ा बहुत बड़ा चढ़ाकर ही बात करनी पड़ती है। अगर लड़की सांवली भी हो तो उसे गोरी और अत्यंत सुशील बताकर पेश किया जाता है। मैं जब तुम्हारे पास किसी को लेकर आऊंगा तो मैं भी बहुत झूठ बालूंगा। तुम चुपचाप सूंघते रहना। उनके सामने ज्यादा सच्चे बनने की कोशिश मत करना, वरना कुंवारे ही रह जाओगे। कुछ दिनों बाद एक आदमी को लेकर केतन के घर आता। ठंड से सब कांप रहे थे। देखो हरिदास, ये लड़का गांव का सबसे होनहार, चतुर, चालाक और मेहनती लड़का है। इसके पास 100 बीघा बटाईदारी जमीन है। उसमें बहुत अन्न उपजता है। ठंड में भी फसल सुरक्षित है। घर में अकेला रहता है। तुम्हारी बेटी आते ही रानी बन जाएगी। तुम्हारी लड़की को कोई परेशानी नहीं होगी। ऐसा लड़का तुम्हें कहीं ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। जिस आदमी को सोमा चाचा लेकर आया था, उसे खेती और जमीन संबंधित कोई नहीं था। ठंड में खेती की मुश्किलें भी नहीं पता। उसे बटाईदारी का मतलब भी नहीं पता था कि बटाईदारी किसे कहते हैं। वह तो 9 और आधा बीघा जमीन लड़के के पास होने के नाम पर ही बहुत खुश हो गया और बोला, मुझे लड़का पसंद है। अगले हफ्ते आपसे दोबारा मिलूंगा, तब हम विवाह का दिन तय कर लेंगे। तो मैं इस विवाह को पक्का समझू ना? फिर अपना वादा से मुकर मत जाना। हाँ, पक्का समझिए। अरे मर्द की जुबान पक्की होनी चाहिए। जो कह दिया सो कह दिया। अब अपनी बात से पलटना नहीं है। मैं अभी इस विवाह को पक्का करता हूं। अगले हफ्ते विवाह का दिन तय हो जाएगा। वो आदमी बहुत खुश हुआ और अपने घर लौट गया और खुश होता हुआ अपनी पत्नी से कहने लगा, भाग्यवान सुनती हो? कहा हो यहां आवो। आज मैं बहुत खुश हूं। हमारी बेटी का रिश्ता एक अच्छे घर में पक्का करके आया हूं। लड़का अमीर है, घर में अकेला है और उसके पास अपनी बटारदारी की 9 बीघा जमीन है। खाने पीने की कोई कमी नहीं होगी। क्या बेवकूफी की बातें करते हो? बटाईदारी का असली मतलब जानते हो? मैं किसान की बेटी हूँ। मुझे बटाईदारी का मतलब अच्छी तरह मालूम है। जमीन उसकी नहीं है, किसी जमींदार से 1 साल के लिए आधे हिस्से पर ली हुई है। फसल का आधा हिस्सा उसे मालिक को देना होगा और आधा खुद रखेगा। ठीक है? उस जमीन की कोई गारंटी नहीं। अगले साल मालिक चाहे तो किसी और को दे देगा। ठंड में फसल खराब हो जाए तो कुछ नहीं बचेगा। तब उस लड़के के पास मजदूरी करने के अलावा और कुछ नहीं बचेगा। देखो, मैं साफ साफ कह रही हूँ, वो किसान नहीं, मजदूर है। और मैं अपनी बेटी की शादी किसी मजदूर से नहीं करूंगी जो ठंड में कांपता रहे। लेकिन भाग्यवान, मैं तो जुबान दे आया हूँ। अब कैसे मुकर सकता हूँ? मुझसे ऐसी मूर्खता की बातें मत करो। अगर सच में उसके पास जमीन है तो उसे मालिक होने का कागज मांग। देखना, वो तुरंत दुम दबाकर भाग जाएगा, ठंड से बचने का बहाना बनाकर। कुछ न कुछ बहाना बनाएगा। अगर ऐसी बात है तो मैं कल ही जाऊंगा और उससे जमीन का मालिक होने के कागज मांगूंगा। अगले दिन सुबह हरिदास केतन के घर पहुंच जाता है। उसका चेहरा लाल हो रहा था। हरिदास को अपने घर देख केतन जल्दी से बुजुर्ग सोमा चाचा को बुला लाता है। सोमा चाचा हरिदास से कहता है, लगता है बात जम गई। आप जुबान के पक्के निकले। चलो, अब विवाह की बात आगे बढ़ाई जाए। आप, मुझे लगता है कि कोई अच्छा मुहूर्त निकालकर दोनों की शादी करवा देते हैं। क्या कहना है आपका? इस मौसम में मैं अपनी जुबान का पक्का हूं। वादा करके मुकरना मुझे आता ही नहीं। लेकिन आप भी अपने वादे पर टिके रहिए। अब आप मुझे लड़के की जमीन के कागज दिखा दीजिए ताकि साफ हो जाए कि लड़के के पास 9 बीघा जमीन है। फिर आगे शादी का मुहूर्त निकाल के विवाह कर देते हैं। फिर वो दोनों खुशी खुशी रहेंगे। आदमी के चेहरे से पसीना टपकने लगा। वो जल्दी से बोलता है, भाई, आप शायद ठीक से समझे नहीं। अभी लड़के के पास बटाईदारी के खेत हैं, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, ये जल्दी ही वो जमीन खरीद लेगा। मुझे बेवकूफ समझते हो क्या? अरे मजदूर के पास इतने पैसे नहीं होते कि दाल रोटी के साथ सब्जी भी खा ले, और तुम कह रहे हो कि ये जमीन खरीद लेगा, वो भी मजदूरी से। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मजदूरी करने वाले जिंदगी भर खेत में पसीना बहाते रहते हैं, लेकिन सुख का एक दिन भी नसीब नहीं होता। तो
मैं कैसे ये रिश्ता पक्का मान लूं? शर्म नहीं आती तुम्हें झूठ बोलकर? मुझे फंसाना चाहते हो और अब बेहयाई से रिश्ते की बात कर रहे हो। सुन लो, मुझे अपनी बेटी का विवाह तुम जैसे मक्कारों के यहां नहीं करना। अब मैं अपनी बेटी का विवाह शहर में करूंगा, जहां तुम बेहतर हो। तुम गांव वाले धोखेबाज होते हो। हरिदास वहां से चला गया। केतन हरिदास के जाने के बाद सोमा चचा की तरफ गुस्से से देखता हुआ बोलता है, आपको झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? झूठ से रिश्ते बनते नहीं बल्कि बिगड़ते हैं। आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब अकेले क्या करूँगा? विवाह की बात बिगड़ जाने से केतन का मन टूट गया। अब उसका काम में भी मन नहीं लगता। जहां भी काम करने जाता ढंग से मेहनत नहीं करता। लोग उससे नाराज होकर उस काम से निकाल देते। अरे केतन, क्या कर रहे हो? अभी तो तुम खेत में आए हो और अभी से बैठ गए। अगर काम नहीं करना है तो खेत में क्यों बैठे रहते हो? घर चले जाओ। यहाँ पर बैठने का थोड़ी ना पैसा मिलता है। काम करना है तो करो, वरना घर पर जाकर बैठो। सबको उसके निकम्मेपन की खबर मिल चुकी थी और ठंड में कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। धीरे धीरे हालात बिगड़ते चली गई कि उसके भक्के मरने की नौबत आ गई। कमजोर पड़ने लगा। एक दिन उसने सोचा, अब यहाँ मेरे लिए कुछ नहीं बचा, ना काम ना इज्जत। घर के नाम पे टूटा फूटा मकान है जो बाबा आदम के जमाने का है। ठंड का सामन नहीं कर सकता। अच्छा होगा कि अब शहर चला जाऊं, शायद वहां कुछ काम मिल जाए। बहुत सोच विचार के बाद केतन दूसरे दिन घर से शहर के लिए निकल गया। सुबह निकल गया, मगर उसे पता नहीं था कि शहर कहाँ है, वहां काम कैसे मिलेगा। वो चलते चलते घने जंगल में पहुंच गया, जहां ठंड और भी क्रूर थी। पेड़ों पर बर्फ जमी हुई। जंगल में ही उसे रात हो गई। रात का अंधेरा देखकर वो घबराने लगा और जल्दी जल्दी जंगल को पार करने लगा। ठंड से दांत किटकिटाते, लेकिन जंगल इतना घना था कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। हवा में बर्फ के टुकड़े उड़ रहे थे। वो एक जगह रुककर सोचने लगा, अब मैं क्या करूं? ये जंगल तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ना जाने और कितना बड़ा है ये जंगल। ठंड कितनी बढ़ जाएगी। केतन ये सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर एक बुढ़िया पर पड़ी। नाम था सविता। गाय को लेकर जा रही थी। साड़ी पर बर्फ जम रही थी। ये देख की जान में जान आई। जरूर ये बुढ़िया इस जंगल में रहती है। अब रात में मैं इस बुढ़िया के घर ठहर सकता हूँ। भले ही ये मुझे भोजन ना दे, लेकिन रहने के लिए आसरा तो जरूर दे सकती है। ठंड से बचने को केतन चुपचाप बुढ़िया के पीछे चलने लगा। कुछ दूर चलने के बाद सूरजन ने देखा कि जंगल में एक छोटा सा घर है और उस घर के बराबर में एक छोटी सी झोपड़ी है। बुढ़िया ने गाय को झोपड़ी में बंद कर दिया और खुद घर के अंदर जाने लगी। बुढ़िया के पास गए कर बुढ़िया हैरान रह गईं। वो केतन से कहने लगी, अरे कौन हो तुम और यहाँ कैसे आना हुआ? आज से पहले कभी नौजवान को इस जंगल में आते नहीं देखा, खासकर इस ठंड में। काकी, मेरा नाम केतन है। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। मेरा गुजारा गांव में नहीं हो पा रहा था। ठंड में जीना दुभ हो गया, इसीलिए मैं शहर में काम की तलाश में जा रहा हूँ। लेकिन मुझे शहर जाने से पहले ही जंगल में रात हो गई है। क्या आप मुझे रात भर के लिए अपने यहाँ रुकने दे सकती हो? देखो, मैं तुम्हें जानती पहचानती नहीं हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अपने घर में रुकने नहीं दे सकती हूँ। इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम अपने रहने के लिए कहीं और जगह तलाश करो। काकी, इस जंगल में मैं कहाँ जगह तलाश करूँ? मुझे नहीं लगता कि कोई और भी इस जंगल में रहता होगा ठंड में। काकी, अगर आप कहो तो मैं गाय की झोपड़ी में रह लूंगा और ठंड सहन कर लूंगा। मैं तुझे जानती नहीं, पहचानती नहीं। तेरा क्या भरोसा, तू मेरी गाय को चुराकर भाग जाए तो? इसलिए मैं तुझे गाय की झोपड़ी में नहीं रख सकती। ऐसा मत कहो, मैं चोर नहीं हूँ। मैं तो बहुत भला और ईमानदार आदमी हूँ। अगर आप मुझे यहाँ नहीं रहने दोगी तो मैं कहाँ जाऊँगा? जंगल में मुझे जंगली जानवर खा जाएंगे या ठंड से मर जाऊंगा। जंगली जानवर खा जाएंगे तो इसमें मैं क्या करूं? जंगल में तो रोज ही खूंखार जानवर जीव जंतु और आदमी को मारकर खाते रहते हैं।
अब मैं सभी को बचाते थोड़ी फिरूंगी। तू यहाँ से चला जा, मरे या जिए मुझे इससे कोई मतलब नहीं। बुढ़िया की बात सुनकर केतन समझ गया कि ये बुढ़िया बहुत बेरहम औरत है। इसको किससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जानवरों के बीच रहते रहते खुद भी जानवर जैसी हो गई है। ठंड ने इसे कठोर बना दिया। अगर ये मुझे अपने घर में एक रात ठहरने की इजाजत देती तो इसका क्या बिगड़ जाता। आखिर रात भर की ही तो बात थी। केतन ये सोच ही रहा था कि बुढ़िया उससे बोली, यहीं खड़े होकर मेरा इंतजार करो ठंड सहते हुए। मैं अपनी बेटी से पूछ कर आती हूँ कि तुम्हें रात रुकने देना है या नहीं। बुढ़िया की बात सुनकर केतन समझ गया कि बुढ़िया उसे रोकने के लिए इतना नखरा क्यों कर रही थी।